इस टॉपिक का नाम है लोनलीनेस। अ वर्ड ऑन नीरोज लोनलीनेस। नीरो का लोनलीनेस के ऊपर कुछ बात। नीरो वो वाला कैरेक्टर है जो पैसे रुपए को बहुत अच्छे से देखता नहीं है, खुला खर्च पसंद नहीं करता। फॉर नीरो, in the dark days before economic crisis of 2008, it sometimes caused him pain to be alone with his ideas, wondering at times, typically Sunday nights, if there was something particularly wrong with him, if there was something wrong with the world. कभी कभी वो 2008 की क्राइसिस से पहले उसको ऐसा लगता था कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ कुछ गड़बड़ी है या दुनिया के साथ कुछ गड़बड़ी है। लंच विथ फैट टोनी वॉज लाइक ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर एन एपिसोड ऑफ थर्स्ट। और जब वो उसके साथ लंच करता था उसको लगता था कि हाँ यार थोड़ी राहत मिलती थी, उसको अच्छा लगता था। It brought immediate relief to realize that he was either not crazy or at least not alone to be being crazy. जब उससे बातचीत करता था तो उसको लगता था कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कुछ और हुआ। तो उसको लगता था चलो मैं ही पागल नहीं हूँ, हम दो लोग पागल हैं, अगर फैट टोनी और हम दोनों पागल हैं। थिंग्स आउट देयर डिड नॉट मेक सेंस। जो भी बाहर दुनिया चल रही थी बिजनेस की, वो इसको समझ में नहीं आती थी। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू कन्वे इट टू अदर्स, पर्टिकुलरली पीपल विद डीम्ड इंटेलिजेंट। और ये चीज बाकी लोगों को आप समझा नहीं सकते, खास तौर से उन लोगों को जिनको समझा दिया गया है कि वो लोग इंटेलिजेंट हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है कि अपने आप घोषित की, डीम्ड मतलब अपने आप घोषित कर दिया उन्होंने। कंसिडर दैट of the close to 1 million professional employed in economic activities, 10 लाख से भी ज्यादा लोग जो नौकरी कर रहे थे इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज में, बैंकों में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में, वेदर इन गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट में, एकेडमिया चाहे एकेडमिक्स में, मीडिया, बैंकिंग, कॉरपोरेशन, और डूइंग देयर ओन प्राइवेट होमवर्क फॉर इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। जो लोग भी पैसे रुपए का डिसीजन ले रहे थे सब के सब, फ्यूअर देन हैंडफुल सॉ इट कमिंग। बहुत ही कम लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी क्राइसिस आ रही है। Furthermore, an even smaller handful managed to foresee the full extent of damage, और बहुत ही कम लोग उसका इतना बड़ा डैमेज होगा देख पाए। अभी मैं एक लेक्चर देख रहा था खान एकेडमी में, उसने बताया है कि कैसे डॉलर रेट गिरने से क्राइसिस कैसे आती है। और वो बहुत ही, तो 5 मिनट का लेक्चर से मुझे देख करके लगा हाँ यार सही बात है। तो और सिंपल सी चीज बताई है उसने। उसने बताया कि मान लीजिए अमेरिका में $1 थाईलैंड के बाट चलता है, वहां पर बाट के है, वहां पर 50 रुपए का बाट। और अमेरिका में बैंक देती है आपको इंटरेस्ट 8%, और यहां पर बैंक आपको देती है 12%। और आप अरबपति आदमी हैं, तो आपने अमेरिका से $1 मिलियन, $10 लाख निकाला और यहां डाल दिया। किसी बैंक से ले लिया आपने उधार, बैंक आपको उधार देती है अगर आपके पास खूब प्रॉपर्टी है, और वो यहां पर दे दिया। तो वो क्या सोच रहा है, मैं 8% का फायदा उठाऊंगा। यहां पर 8%, वहां पर 12%। लेकिन एक साल बाद 2%, 2 साल का है ये इन्वेस्टमेंट, एक साल बाद मालूम पड़ा कि पाट का रेट गिर गया। तो ये जो 12% इंटरेस्ट था वो घट गया, और वो घटने के साथ साथ ऐसा नहीं खाली इंटरेस्ट घटा, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी बहुत घट गया। तो पता चला जो आपने $1 मिलियन यहां पर जमा किया था वो अपनी जेब से आपको भरना पड़ रहा है। और इस तरह से ढेर सारे लेन देन किए गए हैं। उसी को बोल रहा है कि इसमें लोगों को पता ही नहीं चला कि इतना घाटा होने वाला है और इतने लोगों को नुकसान होने वाला है। And of those who saw it coming, not a single one realized that the crisis was product of modernity. और जिन्होंने भी देखा इस चीज को, किसी को भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये सब किस लिए आया है, बिकॉज ऑफ मॉडर्निटी। कंप्यूटर है, मशीनें हैं, हिसाब किताब मशीनें लगा रही हैं अपने आप से। अब मशीनों को क्या पता कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। पुराने जमाने में था कि मशीनें, आदमी खुद हिसाब किताब लगाता था, तो उसको मालूम पड़ जाता था मेरे पास इतना पैसा बचा है, इतना नहीं बचा है। अब बैंक में दिखा रहा है कि $1 मिलियन इन लोन। ठीक है, लोन है, लोन है, मशीनें आपको याद नहीं दिलाती। Nero could stand near the former World Trade Center site in downtown New York, across the colossal building housing mostly bank and brokerage houses, with hundreds of people running around inside them, expanding gigawatts of energy just moving and commuting from New Jersey, consuming millions of bagels with cream cheese,
with insulin response flaming their arteries, producing gigabytes of information just by talking and corresponding writing articles. वो देख रहा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने खड़ा होकर कि इतने लाखों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं और अपनी पूरी एनर्जी निकाल रहे हैं किस चीज में, आर्टिकल्स लिखने में, हिसाब किताब लिखने में. बट नॉइज इट वॉज, लेकिन ये सब केवल नॉइज थी. क्यों? क्योंकि इतना बड़ा क्राइसिस कोई देख नहीं पाया. ये ऐसा ही है यार कि ट्रेन आ रही है आपके सामने, आपकी बस को ठोक दिया और आपको पता है अगर ये ट्रेन आएगी तो बस ठुकेगी ठुकेगी, लेकिन फिर भी आप वहीं खड़े हैं और बात कर रहे हैं कि ये ट्रेन सही में मेरे पास आ रही है, कि आएगी या नहीं आएगी. उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया गया. बट नॉइज इट वॉज, वेस्टेड एफर्ट्स, कोकोफोनी, unesthetic behavior, increased entropy, production of energy that causes a local warming up of New York area ecozone. खाली थोड़ी गर्मी बढ़ती थी इन लोगों के, और कुछ नहीं. And a large scale delusion of this thing called wealth. और एक डिल्यूजन था लोगों के मन में. बताते हैं आइसलैंड में आराम से इकोनॉमी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी वहां पे. फिर 4 बड़े बड़े बैंकों ने वहां पर कहा कि हम लोन देंगे सबको. तो जो नए नए बिजनेसमैन थे उन्होंने लोन लेना शुरू कर दिया और जैसे पैसा लिया उन्होंने बड़ा 50 करोड़ ले लिया, 100 करोड़ लोन ले लिया और खरीदे याच, प्राइवेट जेट और लड़कियां. जब पैसा आता है तो यही करता है आदमी. और धीमे धीमे वहां पर जो 100 साल से प्रॉफिट में इकोनॉमी जा रही थी, वो 10 साल में वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, कंपनियां बंद होना शुरू हो गई, पता नहीं क्या क्या हो गया. पैसा लोन आते ही वहां पर घाटा हो गया. यही बोल रहा है, लोग जब लोन लेते हैं ना, तो हमको एक तरह का बड़ा एहसास होता है कि अरे हम अमीर हैं, लोन है तो क्या हुआ है तो हमारे पास 50 करोड़, लेकिन नहीं देते. 50 करोड़ पानी के नीचे डूबे हुए हो, निकलना पड़ेगा ऊपर सांस लेने के लिए, है कि नहीं. यू कुड स्टैक द बुक एंड दे वुड कंस्टिट्यूट एन एंटायर माउंटेन. इनकी जो किताबें लिखी गई हैं, इसको आप अगर लिख दें, ऊपर डालते जाएं तो माउंटेन में जाएगा किताबों का, इकोनॉमिक्स के ऊपर. Alas, to Nero, anything in them that deals with probability, statistics और mathematical models is just air. उसमें जो भी statistics है और ये सब चीज खाली हवाई बातें हैं. In spite of evidence that and evidence this, कि उस evidence है, ये evidence है, उसके बावजूद भी ये सब बकवास. And you learn more in a few lunches with Fat Tony than from social science section of Harvard libraries. और ये सब आप कैसे समझ सकते हैं? फैट टोनी के साथ दो बार लंच करिए, वो बता देगा हिसाब किताब दुनिया कितने पानी में है. और हार्वर्ड की लाइब्रेरी नहीं बता सकती आपको. विथ क्लोज टू 2 मिलियन बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स. कितनी किताबें लिखी गई हैं? 2 मिलियन, 20 लाख. एंड अ टोटल ऑफ 33 मिलियन आवर्स ऑफ रीडिंग. 33 मिलियन अगर आप घंटे लग जाएंगे, क्लोज टू 9,000 ईयर्स वर्थ ऑफ रीडिंग एज अ फुल टाइम एक्टिविटी. What the non predictor can predict. जो लोग नॉन प्रेडिक्टर हैं वो क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? फैट टोनी डिड नॉट बिलीव इन प्रेडिक्शंस. फैट टोनी किस पर बिलीव नहीं करता था? इसलिए फैट टोनी अखबार नहीं पढ़ता. वो अखबार पढ़ता ही नहीं है क्योंकि उसमें प्रेडिक्शंस होते हैं ना, ये सरकार आएगी, वो तेल गिरेगा, इसका रेट बढ़ेगा, इसका रेट घटेगा. बट ही मेड अ बिग बग प्रेडिक्टिंग दैट सम पीपल द प्रेडिक्टर वुड गो बस्ट. लेकिन उसने खूब पैसा बनाया. कैसे? जब लोग बोलते हैं अच्छा ये बढ़ेगा, ये लोग गलत होने वाले हैं. प्रेडिक्टर्स को के बारे में सुन करके उसने खूब पैसा बनाया. कैसे? ये डिसाइड करके कि ये लोग जरूर झूठ बोल रहे हैं, इनको कुछ पता होता नहीं है. Isn't that paradoxical? ये उल्टा नहीं लगेगा? At conferences, Nero used to meet physicists from Santa Fe Institute who believed in predictions and used fancy prediction models, while their business ventures based on predictions did not do that well. मीटिंग में लोग डिस्कस करते थे और बिजनेस मॉडल, बिजनेस नहीं सक्सेसफुल होता था लेकिन अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन देते थे. कल आपके स्कूल में एक सर हैं, तो मैंने उनसे कहा कि हम छोटा सा एक बिजनेस वगैरह चालू कर रहे हैं, आप लोग भी उसमें आइएगा मेरे हिसाब से. मैंने सोचा कि चलो बच्चे आएंगे ज़्यादा तो स्कूल के टीचर आएंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे और बच्चे थोड़ा विश्वास भी करेंगे, पेरेंट्स विश्वास करेंगे. तो बोलते हाँ सर मेरा भाई है, मेरा भाई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है. एक सर ने बोलना शुरू कर दिया और बोलते मेरा भाई तो बोलता है आ जाइए मेरे साथ, खूब खूब मैं आपको अमीर बनाऊंगा. फिर मैं मनी मन सोचने लगा जाते क्यों नहीं है.
जैसे ही मैंने उनको अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताया, उन्होंने अपने भाई के बिजनेस के बारे में बताना शुरू कर दिया। लेकिन लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते। यू कांट प्रेडिक्ट इन जनरल, बट you can predict that those who rely on predictions are taking more risks. आप जनरल प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन आप ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि जो लोग प्रेडिक्शंस पे रिलाई करते हैं वो लोग रिस्क ले रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ मैं अपने पूरे एमबीबीएस में खाली एक ही एग्जाम में अच्छे से फेल हुआ हूं, और गेस कर सकते हो उसका रीजन क्या था? हाँ, फ्रेंड्स की वजह से। लेकिन हम सब मिल करके काफी लोग फेल हुए थे उस साल। उस एग्जाम के पेपर लीक हो गए थे, हम लोगों को मिल गए थे। रात भर वही पढ़ के गए, सुबह वो नहीं आया। अगर बाकी चीज पढ़ के गए होते तो शायद कुछ लेके आते, लेकिन पूरा हालत खराब। वही कह रहा है कि अगर जो प्रेडिक्शंस के ऊपर भरोसा करके रिस्क ले लेते हैं वो जरूर घाटे में जाएंगे, क्योंकि अगर एक बार फायदा हो गया, दोबारा और प्रेडिक्शंस पे भरोसा करेंगे, दोबारा और बड़ा रिस्क खेलेंगे। यही होता है। बिल्कुल, हाँ। ये भी प्रेडिक्शन है। सोचते चलो किसी बिजनेस में पैसा लगाएंगे, हम जीतेंगे क्योंकि हमारी शनि की रेखा बड़ी स्ट्रांग। Someone who predicts will be fragile to prediction errors. प्रेडिक्शन एरर की वजह से वो फ्रेजाइल हो जाएगा। An overconfident pilot will eventually crash the plane. क्या होगा? And numerical prediction lead to people to take more risk. और जहां पर आपने नंबर के प्रेडिक्शन देना शुरू कर दिए, पता है अभी 4% जाएगा गोल्ड ऊपर, तो आपने मालूम पड़ा अपना एफडी तोड़ करके गोल्ड खरीद लिया, या आपने लोन ले लिया, गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड ऊपर नहीं गया, गोल्ड नीचे चला गया, तो आपका जो अपना पैसा था वो कम हो जाता है। और प्रेडिक्शन दोनों होते हैं। टीचर लोग बोलते हैं इस बार तुम फेल हो जाओगे, ये भी प्रेडिक्शन है उनका। कैसे पता तुम्हें कि हम फेल हो जाएंगे? और किसी टीचर बच्चे को बोलते हैं तुम बहुत अच्छा नंबर पाओगे, ये भी प्रेडिक्शन है। फैट टोनी इज एंटी फ्रेजाइल। क्यों? बिकॉज ही टेक्स अ मिरर इमेज ऑफ फ्रेजाइल प्रे। फ्रेजाइल प्रे, जिस चीज पे वो भरोसा कर रहा है उसी चीज पर मुझे भरोसा नहीं करना है। जैसे बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि सर इस कोचिंग में आईआईटी में क्लियर किया उस बच्चे ने, ये वाली कोचिंग बड़ी अच्छी है, यहाँ पर 1 लाख रुपए लगा दो क्योंकि आईआईटी पर क्लियर किया। मेरे हिसाब से जो बच्चे आईआईटी के लिए 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च करते हैं उनको एक नॉर्मल सी कोचिंग लेनी चाहिए, और आईआईटी ना मिले तो सेकंड या थर्ड या फोर्थ स्कूल कौन सा मिलता है कॉलेज, वो लेकर के जो नॉर्मल जॉब मिलती है वो पकड़ना चाहिए। जैसे बीकॉम, बीकॉम को या बीएससी को लोग अच्छा नहीं मानते, उनको लगता है इंजीनियरिंग या तो क्या होना चाहिए, पीएमटी या इंजीनियरिंग होना चाहिए। लेकिन वो आपका होना चाहिए एसिमेट्री, मतलब अगर मिल गया तो ठीक है कर लेंगे, नहीं मिला तो बीकॉम अच्छे से कर लो, और बीकॉम के बाद पक्का जॉब लगती है। बीकॉम के बाद आप अकाउंटिंग का जॉब कर सकते हैं जो कि 10-15 हज़ार पे शुरुआत हो जाती है। और 2 साल पहले मैंने देखा एक अच्छे से बीकॉम बच्चे को फेसबुक ने उठाया है 33 लाख के पैकेज पे। लेकिन वो बीकॉम अच्छा होगा, नहीं तो लोग बीकॉम या बीएससी करते हैं तो जाते ही नहीं कॉलेज, घर पे बैठे रहते हैं। फैट टोनीज मॉडल इज क्वाइट सिंपल। फैट टोनी का मॉडल एकदम सिंपल है। ही आइडेंटिफाइज फ्रेजिलिटीज, मेक्स अ बेट ऑन द कोलैप्स ऑफ फ्रेजिलिटी यूनिट। कि अगर जैसे मैं जा रहा हूं एक आईआईटी की कोचिंग के लिए खुद, और मैं फैट टोनी हूं, तो मैं डिसाइड करूंगा कि यार मुझे मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर मैं क्यों जा रहा हूं? क्योंकि जो अच्छे से मैं पढ़ लूंगा आईआईटी की कोचिंग या पीएमटी की कोचिंग, उससे मेरा बीएससी में तो पक्का एडमिशन हो जाएगा। यही बोल रहा है। फैट टोनी क्या करता है? आइडेंटिफाइज फ्रेजिलिटीज जहां पर रिस्क ज्यादा है, एंड मेक्स अ बेट ऑन द कोलैप्स ऑफ फ्रेजिलिटीज। जब आईआईटी की कोचिंग से आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहां होगा? बाकी बीकॉम में, बीएससी में, या एक ठीक ठाक से इंजीनियरिंग कॉलेज में, ट्रिपल आई टी ए इलाहाबाद का है, इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। उसमें इस साल सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब लोगों से। 60 लाख का पैकेज एक बच्चे को उठाया दिया है। आईआईटी कानपुर से नहीं, आईआईटी बॉम्बे से नहीं, यहां से।
He identify. He also lectures Nero and trades insults with him about socio-cultural matters, reacting to Nero's jab at New Jersey life, collects big after the collapse, and then he has lunch. और उनको बेवकूफ बोलता है, तुम बेवकूफ हो. नीरो को बोलता है, खाली बकवास करते हो, काम वाम नहीं करते हो. और फिर पैसा कमाता है और बैठ के लंच करता है. यही उसका मॉडल है. समरी ये है कि जितना शोर मचता है, जैसे आपने पढ़ा वहां पर बैठे, आपने आधे घंटे पढ़ लिया, आधे घंटे बाद आप अगर उस किताब से बैठकर ये नहीं सोचते हैं कि यार मुझे इसमें से समझ में क्या आया, खाली अगर शब्द समझ में आए, आप एग्जाम में आंसर लिख सकते हैं, इसका मतलब ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया आपको. लेकिन उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए कि ये सब सर्कल फर्कल कर रहे हैं, बना रहे हैं, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, खाली एग्जाम में नंबर पाने के लिए नहीं, बट कुछ इसका यूटिलिटी के लिए. तब आप अपने आप को फैट टोनी मानिए, और तब आप अमीर भी महसूस करेंगे अपने आप को, क्योंकि अब आपका यहां से जब 1 घंटे आप बैठे हैं, 1 घंटे स्ट्रगल किया है आपने, तो उससे आपके ब्रेन में, चाहे एग्जाम में पास हो चाहे फेल हो, आप इंटेलिजेंट बन के निकलेंगे. गांव में होते ना, बोलते हैं चाहो स्कूल से पढ़ के आए हो, कहाँ पढ़ के आए हो बताओ, हिसाब लगा के दिखाओ. पुराने जमाने में तो बताओ बेटा तुम पढ़ के आए हो, बताओ अगर इतना रुपया थान कपड़ा, तो कितने रुपए का कितना थान कपड़ा मिलेगा. तो अगर हिसाब किताब नहीं लगाते तो गांव में लोग हंसते थे. तो गांव गंवार की तरह पढ़ें कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसकी यूटिलिटी क्या है मेरी डेली एक्टिविटी में. मैंने अगर इंटरेस्ट सीखा है, तो अगर मैं उस इंटरेस्ट रेट को बैठ के पापा जी के साथ हेल्प नहीं कर सकता उनके बिजनेस में या उनके हिसाब किताब में, इसका मतलब मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा. इसके बाद एक और नया कैरेक्टर लाते हैं लोग, सेनीसिया, जो कि फैट टोनी से करीब 1000 साल पहले या 1500 साल पहले था वो. और वो भी एंटी का ही किंग था. और उसमें और फैट टोनी में फर्क ये था कि वो फैट टोनी से ज्यादा अमीर था, और नीरो की भी सारी क्वालिटी उसके अंदर थी. वो फिलॉसफी भी करता था और फैट टोनी की तरह अमीर भी था. तो ये कैरेक्टर कैसा होगा देखते हैं. And he solved the problem of anti-fragility, what connects the element of triad using stoic philosophy. एंटी-फ्रेजिलिटी को उसने जो प्रॉब्लम थी, जो बहुत से लोग नहीं समझ पाए, उसको स्टोइक फिलॉसफी से सॉल्व किया और समझा. Is this really serious? Lucius Annius Seneca, Lucius Annius Seneca नाम है उसका, was a philosopher who happened to be wealthiest person in Roman Empire, partly owing to his trading acumen. Acumen मतलब किसी काम को करने की अकल. जैसे हिसाब किताब कोई फटाफट लगा लेता है, उसको acumen बोलते हैं. या आपको कुछ नहीं आता लेकिन फिर भी आप चावल उठाकर बता सकते हैं ये चावल तो बासमती असली नहीं है, नकली है, इसको acumen बोलते हैं. पढ़ाई से नहीं आती है. उसका ट्रेडिंग acumen थी. And partly from having served the tutor of the colorful emperor Nero. उस जमाने में भी एक एम्परर था, उसका ट्यूशन टीचर था, ये को पढ़ाता था. The one who tried to whack his mother few chapters ago. और एम्परर ने इसकी माँ को मारा था, मारने की कोशिश की थी, फिर भी उसको पढ़ा रहा था ये. Seneca subscribed to and was prominent expositor of the philosophical school of Stoicism. वो स्टोइसिज्म का बहुत जाना माना प्रोफेसर था या जानकार था. उसकी फिलॉसफी को स्टोइसिज्म बोलते हैं. फिलॉसफी जानते हैं ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग फिलॉसफी होती है. हिंदू लोगों की अपना गीता की फिलॉसफी है, मुस्लिम लोगों की कुरान की फिलॉसफी. ऐसे इनकी जो फिलॉसफी थी उसका नाम क्या था? स्टोइसिज्म. क्या था? विच एडवांस्ड अ सर्टेन इंडिफरेंस टू फेट. ये क्या करता था ये स्टोइसिज्म? ये फेट के खिलाफ बात करता था. मतलब his work has seduced people like me and most of the friends whom I introduced his books. उसकी किताब ने मुझे बहुत बहुत मजा कराया, मतलब पागल हो गया था उसकी किताब पढ़ के, मुझे बहुत अच्छी लगी, ये राइटर कह रहा है.
और मैंने अपने बहुत से दोस्तों को किताब दी भी थी पढ़ने के लिए, बिकॉज ही स्पीक्स टू अस, ही वॉकड द वॉक एंड ही फोकस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टोइसिज्म, क्योंकि वो हमेशा प्रैक्टिकल चीजें पढ़ता था स्टोइसिज्म की, डाउन टू हाउ टू टेक अ ट्रिप, हाउ टू हैंडल वन सेल्फ वाइल कमिटिंग सुसाइड, कि अगर आपको सुसाइड करना है तो उस समय अपने माइंड को कैसे हैंडल करें, या कभी ट्रिप पे जा रहे हैं तो क्या 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 करें, सिंपल प्रैक्टिकल चीजें करता था वो, विच ही वॉज ऑर्डर टू डू, जो उसको एक बार बोला गया था करने के लिए, सुसाइड करने के लिए कहा गया था, तो उसने अपने आप को हैंडल किया होगा। और मोस्टली हाउ टू हैंडल एडवर्सरी एंड पॉवर्टी एंड इवन मोर क्रिटिकली वेल्थ, या आपको सिखाता है कैसे आप गरीबी को हैंडल करें। आपने वो पिक्चर देखी है लाइफ ऑफ पाई? उसमें एक लड़का है, वो शेर के साथ एक बोट पे छूट जाता है, 250 दिन तक सरवाइव करता है वो एक बोट पे शेर के साथ, शेर को भी जिंदा रखता है, खुद को भी। तो उसमें बोट पर किताब रखी हुई थी कि कैसे आप सरवाइव करें अगर अकेले छूट जाते हैं तो। बहुत अच्छी पिक्चर है, देखिएगा, मेरे पास पड़ी, मैं दे दूंगा आपको। तो ऐसे इसने भी ढेर सारे सर्वाइवल टेक्निक बताए थे। बिकॉज सनीशिया वॉज इन टू प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, ही हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाई एकेडमिक्स नॉट थियोरेटिकल और फिलोसॉफिकल इनफ। चूंकि वो प्रैक्टिकल ज्यादा काम करता था, इसलिए लोग उसको बहुत जानकार नहीं बोलते थे। थियरी बात ही नहीं करता था वो, पेपर बनाता नहीं था, किताबें लिखता नहीं था। Yet, not a single one of his commentators detected in Seneca idea about the asymmetry that are central to his book and to life. और फिर भी जो चीज सिनेशिया ने अपने लाइफ में किया है, किसी ने भी नहीं किया। My point is that wisdom in decision making is vastly more important, not just practically, but philosophically than knowledge. मेरा ये कहना है कि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उससे आपकी डिसीजन मेकिंग क्लियर होनी चाहिए, और ना कि केवल नॉलेज आ रहा है। कल मैं गया, जब कंप्यूटर खरीदने गया था, तो उसने मुझे कॉल किया कि सर वो i3 वाला आ गया है। i3 आता है ना प्रोसेसर, तो उसका रेट था 30,000 रुपये, 29,000 समथिंग का था। और ये जो मैंने लिया इसका रेट था 24,000 रुपये। तो मैं गया था वहां पर 30,000 वाला लैपटॉप लेने के लिए। फिर बातचीत करके मैंने अपना डिसीजन नीचे गिरा दिया। कितने पैसे बचाए मैंने? 6,000। और उसके बाद भी मुझे लग रहा था यार, ये मैं ला रहा हूँ, क्या बच्चे यूज करेंगे इसको, इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ, क्या फायदा होगा या नहीं होगा, ऐसे मन में रिग्रेट टाइप का आ रहा था। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोस्ट डिसीजन रिग्रेट। जब आपने डिसीजन ले लिया उसके बाद रिग्रेट होता है कि इससे अच्छा सामान मिल जाता। तब मुझे ये फिर मैंने इसको सोचा, नहीं, एवरी एरर इज अ इन्वेस्टमेंट। तो मैंने कहा, आशीष भाई, अगर ये एरर है तो अगली बार तुम नहीं करोगे, इसलिए करो। और मुझे बहुत रिलैक्स महसूस हुआ, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं हुआ। मुझे लगा नहीं कि मैं 23,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, मुझे लगा 23,000 रुपये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। माइंड में ही फीलिंग आई। लेकिन यही फीलिंग मुझे वो लैपटॉप खरीदते समय, कंप्यूटर खरीदते समय नहीं आई थी। उस समय में मुझे एरर वाला पार्ट नहीं पता था, खाली पोस्ट डिसीजन रिग्रेट के बारे में मालूम था। मैं खाली सोच रहा था पोस्ट डिसीजन रिग्रेट है, लेकिन उस रिग्रेट का आंसर कैसे आएगा ये अब आया था। तो डिसीजन मेकिंग मेरी इस बार आसान हो गई। तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे आपकी लाइफ की डिसीजन मेकिंग और आसान होनी चाहिए। अदर फिलोसोफर्स when they did things came to practice from theory, और बाकी लोग क्या करते थे, जो भी करते थे वो थियरी से फिर प्रैक्टिस में आते थे। थियरी हमने पता है डिस्कस किया था कि सारी ज्यादातर जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं वो थियरी से प्रैक्टिस में आई कि प्रैक्टिकल थियरी में आई? हाँ, लेकिन आमतौर पे स्कूल में क्या बताया जाता है कि नहीं, पहले साइंस पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, उसके बाद कुछ थियरी हो, कुछ सामान बनाओ। ऐसा नहीं हुआ है। Aristotle, when he attempted to provide practical advice, and a few decades earlier Plato, with his ideas of state and advance to rulers, particularly the rulers of Syracuse, were either ineffectual or caused disables. मतलब एरिस्टोटल जैसा फिलोसोफर, बहुत बड़ा फिलोसोफर था। एरिस्टोटल का नाम सुना है आपने? अरस्तु, उसी ने सिकंदर को दिया था, पढ़ाई लिखाई कराई थी। उसको भी जब प्रैक्टिकल चीजें पूछी जाती थी तो फेल हो जाता था। टू बिकम अ सक्सेसफुल फिलोसोफर किंग, इट इज मच बेटर टू स्टार्ट अ
अ किंग दैन अ फिलोसोफर। भाई वाह, मैं मजा आ गया इसको सुनकर। अगर आप एक सक्सेसफुल फिलोसोफर किंग बनना चाहते हो, नॉर्मल किंग नहीं, नॉर्मल किंग तो होता है कि पैसा कमाया, लाइफ को एंजॉय किया। फिलोसोफर किंग मतलब एक समझदार किंग, जैसे जनक या कृष्ण या राम। बोलता है ये बेटर है कि आप फिलोसोफर बन के किंग मत बनो, पहले किंग बन के तब फिलोसोफर बनो। क्यों? अगर फिलोसोफर बन के किंग बनोगे तो तुम किंग बनोगे नहीं, तुम्हें लगेगा दुनिया तो बेस्ट है, छोड़ो, क्या यूज है, माया है, सब मोह माया है, छोड़ो। फिलोसोफर यही करते हैं, घर बार छोड़ देंगे। ज्यादातर पता है साधु क्यों बनते हैं? क्योंकि बिजनेस में घाटा खा जाते हैं, फैमिली में घाटा खा जाते हैं, तब उसके बाद छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, साधु बन जाते हैं। ऐसा ज्यादातर होता है। लोग डिप्रेशन में जाते हैं ना, दुखी हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग फिलोसोफाइज करना शुरू कर देते हैं। ये बोलता है अगर आप फिलोसोफर किंग बनना चाहते हैं तो पहले किंग बनो, मतलब अपने बिजनेस को, अपने काम को पहले सक्सेसफुल बनाओ, तब तुम्हारे जो विचार होंगे वो लोगों के लिए प्रैक्टिकल होंगे। नहीं तो जो लोग फिलोसोफर है बोलेगा अरे घाटा हो गया, चिंता मत करो, ये सब तो माया है, लेकिन भूख तो लगी है, माया राम। मॉडर्न मेंबर्स ऑफ डिसिप्लिन ऑफ डिसीजन थियरी अलास ट्रेवल वन वे रोड फ्रॉम थियरी टू प्रैक्टिस। और आजकल के जो लोग भी थिंकर्स हैं वो लोग वन वे रोड चलते हैं, थियरी टू प्रैक्टिस, ये जबकि गलत है। They characteristically gravitate to the most complicated but most inapplicable problem, calling the process doing science। वो लोग सबसे मुश्किल चीज दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक थ्योरम पकड़ लिया, टीचर लोग भी स्कूल में, जो बच्चा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा वो सबसे तेज, सर सॉल्व कर दिया, लेकिन गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया तो या स्कूल लेट आए और वो बार बार लेट आ रहे हो, या सुबह उठने की प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व नहीं हो पाई है, तो प्रैक्टिकल चीजें सॉल्व नहीं कर पाए, थियरी सॉल्व कर लोगे तो क्या, कौन सी अकल आ जाएगी तुम्हारे अंदर? There is an anecdote about Professor Trifut. I am changing the name because the story might be apocryphal। बोलते हैं मैं नाम बदल रहा हूं नहीं तो फिर वो चिड़चिड़ जाएंगे, हमारे दोस्त हैं। वो स्टोरी क्या है? He is one of the highly cited academicians, बहुत फेमस एकेडमिशियन है, मतलब प्रोफेसर टाइप के हैं, इन द फील्ड ऑफ डिसीजन थियरी। किस फील्ड में? डिसीजन थियरी के, डिसीजन कैसे बनाया लिया जाए। wrote main textbook and helped develop something grand and useless called उन्होंने किताब लिखी है जो कि बहुत ग्रैंड है लेकिन यूजलेस है। उस किताब का नाम है रैशनल डिसीजन मेकिंग, समझदार डिसीजन मेकिंग, लोडेड विद ग्रैंड एंड यूजलेस एक्सियम्स। उसमें खूब एग्जांपल्स वगैरह हैं और उसमें ढेर सारी यूजलेस प्रोबेबिलिटीज हैं। बोलता है ट्रिफट देन कोलंबिया, उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे, एंड वॉज एगोनाइजिंग ओवर द डिसीजन टू एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एट हार्वर्ड। उनको हार्वर्ड से कॉल आई थी कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन करिए, और उस समय परेशान थे कि ज्वाइन करूं कि ना करूं, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कौन सी किताब लिखी है? डिसीजन मेकिंग में, और एक छोटी सी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कौन सी? हार्वर्ड की नौकरी लूंगी ना लगू। A colleague suggested that he used some of the very highly respected and grandly honored decorated academic technique with something like maximum expected utility। बोलता है एक डिसीजन मेकिंग में एक थियरी है, उसका नाम है मैक्सिमम यूटिलिटी, कि जिस चीज का सबसे ज्यादा यूटिलिटी है उसको करो। बोलता है ये तो आप ही की किताब में लिखा हुआ है, यू ऑलवेज राइट अबाउट दिस। ट्रिफर्ड क्या बोलता है उसको गुस्से से, कम ऑन दिस इज सीरियस। बोलता है किताबी बात मत करो, सीरियस बात है यार, बताओ क्या करूं। अपनी थियरी बोलता है यूज, बकवास मत करो। बाय कॉन्ट्रास्ट, लेकिन अगर इसकी जगह आप सेनीसा को देखेंगे, इज नथिंग बट दिस इज सीरियस। वो हमेशा सीरियस एक्टिविटी ही करता है। ही वंस सर्वाइव्ड अ शिपरेक, एक बार वो शिप गिर गई, इन विच अदर फैमिली मेंबर्स पेरिश्ड, बाकी उसके सारे फैमिली मेंबर मर गए। एंड ही रोट लेटर्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड लेस प्रैक्टिकल एडवाइसेस टू हिज फ्रेंड्स। सबको लिखा कि जब कभी शिपरेक में रहो तो ऐसे ऐसी चीजें करो, ये चीज मत करो, नहीं तो बचोगे नहीं। In the end, when he took his own life, he followed excellently and in a dignified way the principles he preached in his writing। और वो हमेशा जो भी बोलता था वो करता था। So while the Harvard economist is only read by people trying to write paper, हार्वर्ड के इकोनॉमिस्ट क्या खाली उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं ताकि पेपर लिखें, and will be swallowed by many detectors of history, और हिस्ट्री की किताबों में उनका नाम लिखा जाएगा। Lucius Annius, known as Senecia the Younger,
इज स्टिल रेड बाय रियल पीपल 2 मिलेनिया आफ्टर हिज पासिंग। लेकिन आज भी 2000 साल बाद भी जो लोग सचमुच में डिसीजन मेकिंग सीखना चाहते हैं वो पढ़ते रहेंगे उसको।